नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने रजिस्ट्रियों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है और इसके अलावा रिहायशी जमीनों के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर के भी सरकार ने एक नीति बनाई और इसी के साथ पराली की समस्या के समाधान के लिए भी सरकार की तरफ से एक नीति बनाई गई जिसे कैबिनेट में मंजूर किया गया है। बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिनके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सबसे पहले हरियाणा के शहरों में आवासीय क्षेत्रों के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर बनाई गई नीति के बारे में जानकारी दी। सीएम ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों को कमर्शियल क्षेत्र में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की गई। इस नीति से कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भवनों को व्यावसायिक प्रयोग में बदलने की अनुमति मिल सकेगी। सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से एक दो विषय रखना चाहूँ तो वो ये है कि बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ है तो वो रेजिडेंशियल एरियाज, कोर एरिया जितना भी शहरों का रहता है, पुराने जैसे क्षेत्र हैं, उस पुराने क्षेत्रों में जैसे मान लो डीएलएफ के एरियाज हैं, उनमें मानो और भी कुछ इस प्रकार के क्षेत्र जहां म्यूनिसिपैलिटी के अंदर उनको रेजिडेंशियल की बजाय लोगों ने कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया है। मॉल टाउन्स खास करके वो सारे आधे से ज्यादा कमर्शियल बन गए। बहुत समय से ये विचार चल रहा था कि आखिर इनका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि अब उनको इतने सारे कमर्शियल उनको हटा नहीं सकते, वापस रेजिडेंशियल ला नहीं सकते, तो उनको एक मान्यता दे करके एक नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए। तो वो पॉलिसी आज हमने बना दी है। उसके अंदर जैसे बूथ हैं, दुकानें हैं, सेवा बूथ हैं, तो ऐसा जो एरिया है उसके अंदर कोई जैसे दुकानों में बेसमेंट बना ली और ऊपर, ये दो अलग अलग हैं उसमें। एक तो है जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को सेकंड फ्लोर बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, उनकी मान्यता देना, क्योंकि वहां हमारे है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी लेकिन मान्यता देनी है तो उसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए। एक तो हमने वो पॉलिसी बनाई है और इसमें बूथ की जो पहली मंजिल बेसमेंट या दोनों का जो भी निर्माण हुआ है, इसमें लोग 31 मार्च 2024 तक अप्लाई करके और उनको रेगुलराइज करा सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो कुछ फिक्स किए हैं, उसने चार्ज दे देंगे। अभी तक उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में पैसा लगता था। उनका जो कंस्ट्रक्शन, उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, वो सारा कंपाउंडिंग फीस भी बहुत ज्यादा थी, तो उसकी फीस थोड़ा रेगुलराइज करके और उनको हमने कहा कि वो रेगुलराइज करा लें, ऐसे बाजार जितने भी सारे हैं। दूसरा वो जो मैं पहले बताया कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल जिन्होंने बना लिया, इसकी पॉलिसी ये ठीक है कि एचएसबीपी वगैरह लागू नहीं होगी, हाउसिंग बोर्ड या एचएसआईडीसी इस प्रकार के, या जो टाउन कंट्री प्लानिंग लाइसेंस दिए हुए हैं जिनको, ऐसी प्लैंड जो कुछ कॉलोनी है उनको छोड़कर अनप्लैंड जो क्षेत्र था कोर एरिया, उसमें रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया। उदाहरण के लिए माल टाउन पानीपत हम देखते हैं, उदाहरण के लिए माल टाउन रोहतक देखते हैं, उदाहरण के लिए करनाल में कुंजपरा रोड का एरिया जो सब देखते हैं। तो ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में बड़े बड़े मॉल सब कुछ बन गए हैं। इन सबको रेगुलराइज करने की पॉलिसी हमने बनाई है और उसका भी तय किया है कि वो जो कॉलोनी है कम से कम 50 साल पहले बनी हुई हो। ऐसे 50 साल पहले के जो आवासीय भूखंड हैं उन पर ऐसे जो भी एरिया है उसको हमने कमर्शियल करने का भी तय कर लिया। अगर किसी ने अपने प्लॉट को डिवाइड भी कर लिया है तो ऐसे डिवाइडेड प्लॉट्स को भी हम कमर्शियल करने के लिए जो एरिया वो चाहेंगे अप्लाई करेंगे उसको हम दे देंगे।
और इसका भी हमने कोई तिथि तय की है क्या कि कब तक अप्लाई करेंगे? सर 6 महीने 6 महीने, यानी अब से 6 महीने, 3 महीने इस साल के लगा ले, 3 अगले साल के, 31 मार्च मोटा मोटा मान के चले कि तब तक वो अप्लाई कराएंगे। उस समय तक अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उनको एक फाइन भी लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी करेंगे। लोगों को तहसीलों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार जमीन की रजिस्ट्री करने में आनाकानी करते हैं या फिर बेवजह की देरी की जाती है तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास दूसरे विकल्प भी होंगे। अब एसडीएम और डीआरओ यानी कि जिला राजस्व अधिकारी भी जमीनों की रजिस्ट्री कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले पर बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने सभी सब डिवीजन यानी कि उप मंडल को एक उप जिला के रूप में बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के अधिकार एसडीएम और डीआरओ को देने के लिए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है। एक एजेंडा हमारा है, जो रजिस्ट्रियां होती थी अभी तक तहसील और उप तहसील में होती थी, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उसको एसडीएम ऑफिस में करनी शुरू भी कर दी हैं, लेकिन आज उसका विधिवत कैबिनेट से पोस्ट फैक्टो एजेंडा हमने पास कर लिया कि हर एक सब डिवीजन को एक उप जिला, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री की जो तहसील होती है उसको उप जिला इस नाम से दर्ज देना, सब रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं उसको नाम देना जरूरी होता है। तो हमने सब डिवीजन को भी एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी उप जिला इसका दर्जा देने का आज पास कर दिया है ताकि वो रेगुलराइज हो जाए। अब रजिस्ट्री कोई भी कहीं भी जाकर के करा सकते हैं। टोकन लेंगे तो उस टोकन को एट रैंडम कंप्यूटर चाहे वो सब डिवीजन ऑफिस में दे दे यानी एसडीएम को दे दे, चाहे तहसीलदार चाहे नायब तहसीलदार, कहीं भी निकलेगा तो जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर उस ऑफिस में व्यक्ति नहीं है, उस कारण से छुट्टी पर है या किसी कारण से पोस्ट खाली है, कुछ भी है, तो फिर जो उसका दूसरा साथ में ऑफिस है जो एंटाइटल पहले से है रजिस्ट्री करने के लिए, तहसील अथवा उप तहसील, वो वहां जाकर के भी उस टोकन से करा सकते हैं। इस मौके पर हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पत्रकारों की पेंशन को बढ़ाने का फैसला भी इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो जिस चीज की जरूरत है वो तो बताई जाए। विषय पहले वो जो आपके अंदर की खबर जो आपने निकाली हुई है कि जो पेंशन हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपए की जो हमारा प्रावधान है और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है लेकिन 11 नहीं, उसको आज 15,000 रुपए कर रहे हैं, इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जा रही है। तो वहीं पराली की समस्या को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं को 2027 तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पराली एक्स सीटू प्रबंधन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसके तहत जैव ईंधन को अपनाने वाले उद्योगों, ईंट भट्टों, कागज उद्योगों, कार्डबोर्ड और धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्यमियों को सरकार विशेष वित्तीय पैकेज देगी। सीएम मनोहर लाल ने इसके अलावा कहा कि इसके अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल ने रोडवेज यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से आम जनता के साथ साथ कंडक्टरों को सिक्कों और चेंज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं जो जनता के हित में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे लेकर जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि नई योजनाएं जो शुरू की गई है उस पर अगर सुधार की संभावना होगी तो उसे आगे किया जाएगा। और बस अंदर की खबर तो यही थी। फिर ये पराली का जो विषय में बताया था कि पराली एक्स सीटू पराली की एक पॉलिसी हमने बनाई है जिसमें जितने भी पराली को खरीदने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और उनको उसमें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हमने सहायता उनको दी है, कुछ उनको वो भी देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं उसके इम्प्लीमेंट्स। और हमने अपने यहाँ जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें भी ब्रिकेट्स को यूज किया जाए उसकी भी एक पॉलिसी इसके अंदर आई है। तो ऐसी कुछ शर्तें
लगा करके एक्स C2 मैनेजमेंट जो है पैडी स्टॉक का ये पॉलिसी बनाई है, ताकि अभी भी बहुत कम पराली को जलाया जाता है, लेकिन फिर भी एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए, बल्कि पराली जो है वो लोगों के लिए एक वेल्थ बने। उससे जो उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं, उससे एथेनॉल है या एनर्जी बनाते हैं, ब्रिकेट्स बनाते हैं, जो भी है, उसको प्रावधान दे करके हमारा टारगेट है कि जो 34-35 लाख मीट्रिक टन पराली उपज होती है, उसमें से कितना 27-24 लाख 17 लाख मीट्रिक टन ये पराली कमर्शियल उपयोग में आ जाए, ये हमारा टारगेट है। वो अगर आता है तो फिर बाकी पराली लोग अपने काम में, चारे में, इसमें उसमें उपयोग कर रहे हैं, फिर कोई जलाने का अवसर नहीं आएगा। और हो सकता है कि ये रेट अच्छे मिलने लग जाए तो लोग अपने चारे वाला जो सिस्टम है उसको भी बदलेंगे, फिर सूखी पराली बेच देंगे, हरा चारा खिलाएंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन ये पराली जो है आगे चल करके बहुत ही लोगों के, किसानों के बहुत फायदे की एक प्रोडक्ट ये उसका ये बनने वाला है। ये पॉलिसी भी हमने आज पास की है। एथेनॉल प्लांट भी लगा रहे हैं। एप्लीकेशन तो बहुत आई है, अभी तक 6 लोगों को परमिशन दी जा चुकी है और 5-6 जो हैं वो प्रोसेस में है। वो प्रोसेस में जैसे ही हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उनको परमिशन देगा तो वो भी प्रोडक्ट को उसको चालू करेंगे। स्टेज कैरेज बसेस, इसके अंदर जो किराया है, पहले 5 रुपए के बाद हर 1 किलोमीटर के बाद 1 रुपया लिया जाता था। आज हमने तय किया है कि अब 7 किलोमीटर तक, रादर 7.5 किलोमीटर तक भी 5 ही रुपए रहेंगे। वो जो पहले था 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, तो अब वो 6 रुपए 7 रुपए के बजाय 5 रुपए हो जाएंगे। और अगर 8 रुपए 9 रुपए में स्लैब में पहुंच गए तो 10 रुपए हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ हमने उसको डिवाइड कर दिया, उसका ना कोई कम है ना ज्यादा है। एक जिसको कहना चाहिए उसकी स्लैबिंग सिस्टम ये बदला है। पहले 6, 7, 8, 9, 10 था, अब 6 और 10, 15, 20, 25, 30, नीचे 5 से नीचे 5, वो तो पहले भी 5 ही है। मिनिमम किराया पहले भी 5 ही है और वो 5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन आगे हर 1 रुपए का जो स्लैब था उसको कुछ नीचे ले आया, कुछ ऊपर ले गए, 2 नीचे ले आए, 2 ऊपर ले गए, ताकि 1 रुपए की जो चेंज है, बैलेंस होगा। 1 रुपए का जो छोटा रुपया, इसकी बहुत बड़ी समस्या होती थी। कंडक्टर पैसे वापस देता नहीं था, उठा के 10 का नोट लिया जेब में, टिकट चाहे 6 की देगा चाहे 7 की देगा, वो वापस पैसे देते रहते हैं, छुट्टे नहीं है। वो डिपार्टमेंट को मिलेंगे, नहीं डिपार्टमेंट के जाएंगे भी आएंगे भी। हाँ, मतलब 6 और 7 जो लेता था वो 5 ही लेंगे, 2 कम हो गए। हाँ, 2 कम हो गए, 8 और 9 10 हो गए। तो अल्टीमेटली कोई कस्टमर के ऊपर ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन एक सिस्टम चेंज किया हमने। हाँ, इसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने पास लेने शुरू कर दिए हैं। जो हमारा ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो गया है, ई टिकटिंग में 5% रिबेट हम जो एक्चुअल किराया है उसमें देते हैं। 100 रुपए का पास 95 रुपए मिलेगा। अगर 200 रुपए का पास लेना तो 190 रुपए मिलेगा। 190 में लेके 200 रुपए की टिकट उसी इसी रेट के हिसाब से, और उसमें एग्जैक्ट कटेगा। उसमें अगर 6 है तो 6 कटेगा, 7 है तो, बल्कि 7.5 है तो 7.5 ही कटेगा। 9 रुपए 70 पैसे तो 9.70 कटेगा, क्योंकि उसमें ना लेना देना किया, अपना स्वाइप किया और पैसा कट लिया। और उसमें ये जो फ्री वाले भी हैं, इनको भी पास से ही चलना पड़ेगा। अच्छा जी, चाहे पुलिस वाले या कोई भी होगा, ताकि फ्री कितना ट्रेवलिंग किया तो वही ऑलरेडी पास है, जो सब है नहीं वो पास तो होगा ना। अब वैसे ही पास था दिखाया, अब स्वाइप करना पड़ेगा। अच्छा, तो स्मार्ट कार्ड बनेगा। हाँ, स्मार्ट कार्ड है सबको मिलता। आपके 4000 किलोमीटर कितने हैं? वो तो बहुत किलोमीटर भी बढ़ा दो। अरे चलिए, अभी एक बार शुरू हो रहा है, एक सुविधा का उपयोग करिए। ये चीजें तो लगातार चलेंगी, कभी ज्यादा करना, कभी कम करना। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने मेयर की पावर को बढ़ा दिया है। ये बड़ी खबर, मेयर को जेई पर कार्रवाई करने की पावर दे दी गई है। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को भी सस्पेंड करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं मेयर। प्रशासनिक स्वीकृति 2.5 करोड़ से बढ़ाकर के 10 करोड़ करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा सरकार ने मेयरों के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। मेयरों की पावर को बढ़ा दिया गया है। मेयर को जेई पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को भी सस्पेंड करने के लिए
अधिकृत कर दिया गया है। और सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह भी बताया कि एमएसएमई का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा इस बैठक में हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को भी मंजूरी दी गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई योजनाओं और सौगात को लेकर जानकारी दी। एमएसएमई को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसका दायरा हम बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा को इस क्षेत्र में अवार्ड भी मिल चुके हैं। एमएसएमई को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो एमएसएमई के जो बायर यानी सेलर तो एमएसएमई हो गया, बायर गवर्नमेंट भी है, अलग प्राइवेट पार्टीज भी हैं, तो उन दोनों की पेमेंट फैसिलिटीज को करने के लिए कुछ एजेंसीज आगे आई हैं। वर्ल्ड वाइड है वो, बैंकिंग को लेकर के और पैसे का जिनका लेन देन होता है, कोई भी वोचर या बिल एमएसएमई का है, कोई परचेजर है, तो उसके बिल को डिस्काउंट पर वो कंपनियां खरीद लेंगी। पेमेंट उधर से आएगी, जब आएगी तब आएगी। एमएसएमई को जब चाहे तब वो पेमेंट उनसे ले सकता है। इंटरेस्ट का ही, गैप का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, चाहे वो बायर दे चाहे सेलर दे, लेकिन एक फैसिलिटेट क्रिएट हुई है। तो आज हरियाणा सरकार का और उन 3 कंपनियों के बीच में एक एमओयू हुआ है और वो एमओयू 1 नवंबर से लागू होगा। उस समय के बाद पेमेंट देने का काम वो कंपनियां एमएसएमई को करेंगी, सेलर को कोई मतलब नहीं, सेलर उनको दे देगा। परंतु बीच में बैंक या जैसे एक्सचेंज है, एक्सचेंज के रूप में वो काम करेंगे। तो एक ये एमओयू हुआ, इससे मुझे लगता है एमएसएमई को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई के पास कई बार पैसे नहीं होते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो जो बायर है वो अपने तरीके से महीने में, 2 महीने में, 6 महीने पेमेंट करता है। अब ये जब चाहे तब पैसा लेकर के अपने काम को बढ़ाएंगे। हमारा एमएसएमई का जो शेयर है वो देश भर के अंदर हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा है। पॉपुलेशन इज 1.4% हरियाणा की, और हमारा जो एमएसएमई का शेयर है 1.5% है, और हमारी जो जॉब्स है 1.58% है। पूरे देश भर के जो जॉब्स एमएसएमई में हैं उसका हमारा शेयर है 1.58। हम और कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एमएसएमई हमारा एक रीढ़ की हड्डी ये हमारी नाते से है बनी। इसी प्रकार आज हमारा जो एचईपीबी बोर्ड है, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड, 6 केसेज उसमें थे। रादर 2 केसेज हमने रेफर किए हैं, वो अगली मीटिंग में आएंगे, लेकिन 4 केसेज जो हैं उनको हमने आज 1041 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उनको स्वीकृति दी है। वो हाँ, एक एचएसआईडीसी मिला के 7 एक एचएसआईडीसी, तो 7 में से 2 रेफर किए हैं। 5 प्रोजेक्ट्स को हमने अनुमति दे दी है अपनी स्वीकृति। 119 करोड़ रुपए ऐसी सब कंपनियों को विशेष सब्सिडी के नाते हमने मंजूर किया है, क्योंकि सब केसेस नए आते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी और कितना जीएसटी कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे सब मिलाकर के कुछ शर्तों के आधार पर उनको सब्सिडी देते हैं। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। वहीं पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां बनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में नियोजित योजनाओं में आवासीय भूखंडों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वाणिज्य उपयोग में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। शिकायत कह लें, समस्या कह लें, सब तरफ से आती थी। वो थी हमारा ये जो डिजिटल मीडिया का विज्ञापन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन, इनका कोई रेडिशन, और कोई योजनाएं पाइपलाइन भी हैं, सब हैं। लेकिन आज हमने पहली बार इनकी जो विज्ञापन नीति है सोशल मीडिया पर भी, वो भी आज हमने पॉलिसी पास कर दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि बहुत बड़ा एक मीडिया बन गया है। जो पहले ऑलरेडी बनी है उसको भी थोड़ा करना पड़ेगा पंजाब। आप सुझाव दे दीजिए या किसी और प्रदेश की पॉलिसी बताइए, हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन अभी तो उनकी कितनी लाइकिंग है, कितने उनके शेयरिंग है, कितना वो किस प्रकार के न्यूज के लिए
ये जो और ऊट-पटांग चलता है उसको हमने बाहर रखा है सब। लेकिन न्यूज़ वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और जिनका एक पॉजिटिव जिसको कहना चाहिए एक मैसेज जनता में जाता है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पर हम प्रचारित करेंगे। तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे, जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उनको फिर कार्ड भी दे देंगे। और कार्ड के हिसाब से फिर ये जो है कहीं भी 20, 30, 50 लोग तो चलो जेन्युइन हो गए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, और फिर वहाँ 150 लोग वो अपना कैमरा लेके, जो कैमरा क्या मोबाइल लेके, कैमरा भी हो तो कोई बात नहीं। तो वो जो सारा विषय था उसमें हम भी बहुत ज़्यादा ना पिक एंड चूज कर सकते, ना कुछ और कर सकते। आप लोग उस समय तो शायद कुछ नहीं कहते, लेकिन बाहर जाकर के कान में आप फूंक मारते, जी ये सवालो ना जी क्या करें। तो ये समस्या सबकी, आपकी भी है, हमारी भी है। हाँ, जेन्युइन लोग, अच्छे लोग मीडिया में आने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो, क्योंकि मीडिया का अपना एक महत्व है और उसमें अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, उनको विज्ञापन के माध्यम से। अभी तो वो भी विज्ञापन नहीं मिलता है, तो फिर हर तरह के काम करने के लिए उनकी इच्छा भी रहती है। अगर विज्ञापन का पैसा मिलेगा तो शायद वो भी अपने सिस्टम को सुधारने में थोड़ा सा आगे आएंगे। हाँ, तो ये भी एक पॉलिसी आज हमने कार्ड का थोड़ा सा सर एक करते हैं। नहीं, बंद करे ना करे उनका काम है। हम तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देंगे, हमारा इतना ही काम है। बाकी तो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में कौन क्या करेगा, कितना करेगा। नहीं, रोक का तो नहीं है, हम तो प्रोत्साहन देंगे अच्छे लोगों को। जो अच्छे लोग होंगे फिर बंद जिन्हें होना होगा अपने आप हो जाएगा। अभी भी आप इसको अदरवाइज मत लेना। जब चुनाव आते हैं तो हमारे चैनल की संख्या डबल हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं तो चैनल की संख्या वहीं आ जाती है। एक हाउस 4 चैनल भी चलाता है, 5 भी चलाता है, हम रोकते थोड़े किसी को। उस समय सबको लगता है कि हाँ चला लो, और अच्छे लोगों को रोजगार भी मिलता है, व्यूअरशिप लोगों को अच्छी मिलती है, व्यूअर देखने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव की खबरों की इच्छा सबकी होती है। चुनाव खत्म होते हैं, सब अपने टीवी को बंद रखते हैं, फिर तो चाबी को मनोरंजन लगा लो, ये देख लो, वो देख लो। चुनाव की खबरें जो होती है वो किसी मनोरंजन से कम नहीं होती है, तो इसलिए उस समय बाढ़ आती है, फिर जब वो बंद होता है तो शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए ये एक तो मीडिया, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, ये दुनिया अलग। तो सर सब्सक्राइबर फॉलोअर्स का भी कोई फॉर्मूला है? वो भी रखा है। सभी आपको एक प्रेस नोट के माध्यम से एक उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल आपको मिलेगी। लेकिन आज इतनी सारी डिटेल होने के बाद नए इश्यूज थे, तभी हमारी मीटिंग भी लगभग 3.5 घंटे होती। प्लानिंग पार्ट तो पहले भी, चाहे HSVP का सेक्टर होता है उसमें भी कि हाँ इतने % कमर्शियल होगा, इतने % रेजिडेंशियल होगा, ये सब प्लानिंग पार्ट होता है। लेकिन एक है अनप्लान्ड तरीके से कुछ लोगों ने बना लिया और बहुत पुराना बना हुआ है, और प्लानिंग से पहले भी बसा हुआ नहीं एरिया, पहले ही हमने इसको कोर एरिया कहा है। तो ऐसे भी बाजार हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है और बड़े बड़े उनके बिजनेस के सिस्टम बने हुए हैं। ऐसा अभी तो उनको रेगुलराइज किया है। उस रेगुलराइज में भी अगर कहीं पैरामीटर्स जो तय किए हैं उस पैरामीटर्स पर वो एरिया तय नहीं उतरता तो शायद उसको रोकना भी पड़ेगा। जैसे हम कॉलोनीज को रेगुलराइज कर रहे हैं, कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के बाद हमने पहले कहा कि भी एंट्री उसकी 6 मीटर की होनी चाहिए। 6 मीटर से अगर कम एंट्रेंस है उस कॉलोनी के तो अप्रूव नहीं करेंगे। ऐसे इंटरनल रोड्स 3 मीटर जरूर होनी चाहिए, 3 मीटर से नीचे तो उसको नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ भी लागू करेंगे कि जनता को उसकी परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि ये मीटिंग सबसे ज्यादा देर तक चली है। लगभग 3.5 घंटे तक कैबिनेट की मीटिंग चली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि विश्वास रखिए कि सरकार आपके हित में ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि एक्सपीरियंस्ड पत्रकार ज्वाइन होने चाहिए। मीडिया में काम करने को लेकर कई तरह के क्षेत्र हैं, ऐसे में सोशल मीडिया भी आजकल बढ़ चढ़कर काम कर रही है, इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भी कहते हुए नजर आए कि 3.5 घंटे की मीटिंग में कैसे जनता को फायदा पहुंचाया जा सके, इस पर विचार किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से भी काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।